नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग CTET यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ाने वाले हैं। बाल विकास में आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कराने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें ताकि अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो अब आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, बालकों के व्यक्तिगत विकास। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। बी ऑप्शन में है के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। सी ऑप्शन में है के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। और डी ऑप्शन में है व्यवस्थित व असतत होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बालकों के व्यक्तिगत विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है तथा प्रत्येक बच्चा स्वयं में अनोखा होता है। कुछ बच्चों में विकास तीव्रता से जबकि कुछ बच्चों में मंद गति से होता है। प्रत्येक बालक अपनी योग्यता, क्षमता तथा बुद्धि एवं स्तर के अनुरूप विकास करता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। विकास की इस प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। सामान्य बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को ही विकास कहते हैं। प्रसिद्ध विद्वान अरस्तु ने विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं? आस पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्ष। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें सही हो जाएगा आसपास, आस पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्ष। ये सभी दोस्तों सही हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसमें सही हो जाएगा। बच्चे अपने समाज के विषय में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ, परंपराएं एवं आदर्श आदि अपने परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय, समकक्षीय समूह एवं धर्म से सीखते हैं। ये सभी संस्थाएं बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? ऑप्शन है समायोजन व समावेशन, संतुलितकरण एवं संगठन, समायोजन एवं संतुलितकरण, समावेशन एवं संगठन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समायोजन व समावेशन। ए ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन दो मूल प्रक्रियाओं समायोजन व समावेशन को समाहित करता है। बच्चे में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता होती है
उनमें वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना, अनुकूलन करना कहलाता है। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ करता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। तो दोस्तों इस प्रकार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? आपके दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक। दोस्तों इसमें जीन पियाजे के बारे में पहले हम आपको बताते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विचार की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। पहली थी इंद्रिय जनित नामक अवस्था, जिसे संवेदी अवस्था कहते हैं। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो बी में ऑप्शन में आपके दी हुई है। मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, यही 4 दोस्तों इन्होंने अवस्थाएं दी थी। पहली अवस्था जो थी वो जन्म से 2 वर्ष होती है, यानी 0 से अगर हम 2 कहें। दूसरी जो है वो 2 वर्ष से 7 वर्ष होती है और तीसरी जो होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है और जो चौथी वह है वो 11 वर्ष के ऊपर की अवस्था होती है। संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक स्तर में बच्चे अपने लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक, आपके ऑप्शन है, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चे की आत्म केंद्रीयता दर्शाता है, बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करती है। सोवियत रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक के प्रत्येक प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर दोस्तों वाइगोत्स्की से पूछा गया है। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद करता है? आपके ऑप्शन है, उपयुक्त इनाम देकर, सख्त सजा देकर, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवाकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। तो सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हॉवर्ड गार्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है। डी ऑप्शन में है, बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में
सहमत नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धिमत्ता एक स्थिर और स्थायी विशिष्टता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हॉवर्ड गॉर्नर ने वर्ष 1983 में बुद्धि के एक नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है। साथ ही बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से सहबद्ध नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में आपके ऑप्शन है शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों के सक्रिय भूमिका होती है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का संचालन बच्चों को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा बच्चा प्रश्न पूछने, प्रकरण संबंधी चर्चा करने एवं अपने विचार प्रस्तुत करने आदि के लिए स्वतंत्र होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में छात्रों को विशेष महत्व दिया जाता है तथा शिक्षण प्रक्रिया की समस्त क्रियाओं का केंद्र बिंदु छात्र होता है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो कथन इसमें दिए हुए हैं और उनके कुछ निष्कर्ष आप दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। कथन एक में दिया हुआ है, एक कक्षा में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। और कारण दो में दिया हुआ है यानी आर में दिया हुआ है, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। अब दोस्तों ए बी सी डी 4 कूट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। इसमें दोस्तों ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं। सामान्यता पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता के कारण दोनों ही कथनों में लैंगिक भेदभाव दिखाई दिया गया है, इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्य चर्चा का लचीलापन, पाठ्य चर्चा का मानकीकरण, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भकरण और डी ऑप्शन में है पाठ्य पुस्तकों को रखकर याद करना। दोस्तों रटकर याद करना यहाँ पे है, गलत टाइपिंग हो गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाठ्य चर्चा का लचीलापन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पाठ्य चर्चा के लचीलेपन पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित किया है। इस शिक्षा नीति का गठन वर्ष 2007 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया था। यह शिक्षा नीति समानता, गुणवत्ता, वहनीयता, आसान पहुँचे, जवाबदेही के आधारभूत सिद्धांत पर निर्मित है तथा सतत विकास के एजेंडा 2030 के अनुकूल है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? ऑप्शन है अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना। बी ऑप्शन में है कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना। सी ऑप्शन में है मानक वर्ग के बच्चों को लेबलिंग करना और डी ऑप्शन में है अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगमकर्ता क्या
और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना ही मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभव के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपदेयता की जांच होती है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए ही पुनर्बलन का कार्य करता है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। ऑप्शन है बैठने की तय व्यवस्था, बी ऑप्शन में है शिक्षकों का केवल निर्देशन देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, सी ऑप्शन में है बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना और डी ऑप्शन में है बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों सही हो जाएगा। बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना एक सामाजिक राजवादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाए, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक विचार व्यक्त करने, प्रश्न पूछने तथा प्रकरण संबंधित चर्चा करने आदि की स्वायत्तता दी जाती है की व्याख्या करता है। तो इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। ए 300 आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए में है 325 और 486 को जमा करो। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। स्वशासन को परिभाषित कीजिए। अपनी शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। तो इसमें दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। कक्षा में समालोचन सोच को बढ़ावा देने के लिए बच्चों से अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने से विभिन्न उपाय सोचिए। प्रश्न करने संबंधित उदाहरण सही होगा। समालोचनात्मक सोच किसी वस्तु या कारक के विषय में विस्तृत जानकारी के कारण, गुण, लाभ, समस्या समाधान आदि के विषय में पूर्ण ज्ञान को दर्शाती है। तो इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। आपके दोस्तों ऑप्शन है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए दोस्तों इसमें सही हो जाएगा आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। पूजा का अपनी दोस्त से यह कहना कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए नहीं तो शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी, यह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास चरण को दर्शाता है। नैतिक विकास के इस चरण में बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। कोहलबर्ग का मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका प्रमुख कारण दंड में स्वयं से बचाना है, दंड से स्वयं को बचाना है। तो इस प्रकार दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि समय कम होने के कारण हम आगे के प्रश्न नहीं करा पाए हैं। आगे दोस्तों क्लास में आगे के प्रश्न कराए जाएंगे। फिलहाल आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।